हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़े क्लास 9 के लिए मैथ में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 यूक्लिड प्रमेय की ज्यामिति का परिचय। दोस्तों, जो अध्याय 5 है यूक्लिड प्रमेय की ज्यामिति परिचय, इसके पहले दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप हाथ में कापी और पेन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर चैनल पे आप पहली बार मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो को कम से कम 1-2 मिनट देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आप जस्ट देख के तुरंत बंद कर दे रहे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो इसलिए वीडियो में आए तो वीडियो में 2-4 मिनट टाइम जोड़ दे कि इससे समझे कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा क्या रहा है। ओके, आज हम पढ़े यूक्लिड प्रमेय का परिचय में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यूक्लिड प्रमेय क्या है। देखो, इसमें 2-3 पॉइंट मिलेंगे, उन वो 2-3 पॉइंटों को जानना बहुत जरूरी है। इसके पहले क्या है दोस्तों कि अगर आप वीडियो को वाकई में पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जितने भी अध्याय 4 तक मैंने जो पढ़ा है वो सभी कैलकुलस है दोस्तों, नियम के साथ, तो आप वहां से जाके आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन यूक्लिड परिचय, अगर आप यूक्लिड का जो परिचय आप इसको अगर नहीं पढ़े तो रेखा गणित के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना भूल ही जाएगा कि क्या क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, इसमें यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में दोस्तों 2 पॉइंट आपको बहुत मिलने को मिलते हैं, एक अवधारणा एक अवगृहीत। एक अवधारणा और एक अवगृहीत क्या है, अवधारणा और अवगृहीत क्या है, इन 2 चीजों को आप जानो। यूक्लिड जो थे, यूक्लिड ने ये कहा कि जो पहले के जमाने में क्या होते थे दोस्तों, पहले के जमाने में देखो, जो पुराने जमाने में होते थे घर वर भी बना करते हैं, सिद्ध घाटी सभ्यता में आप जाइए अगर देखिएगा तो क्या है कि उसमें भी घर बनते, तो घर किस तरह बनाते थे। अब माना आपको रोड बनाना है या आपको घर बनाना है तो घर आप आखिर में जो आयताकार के ही कमरे क्यों बनाते हैं, कुछ तो लोगों को पता ही होगा ना कि आयता प्रकार के अगर मैं कमरे को बनाऊंगा तो उसमें मेरे सामान इस तरह रखे जाएंगे, हम सुकून से रह सकते हैं, क्यों वृत्ताकार नहीं बना दिए। तो यही सब चीज के लिए क्या हुआ कि यूक्लिड जो थे, यूक्लिड जी ने ये सोचा कि आखिर में ऐसा हो रहा है तो इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ होगा जरूर। तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपकी कि रेखा गणित, यूक्लिड प्रमेय से ही स्टार्ट हो रहा है आपका रेखा गणित। उसमें बिंदु है, रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, इन सब चीज की चर्चा की गई है। अब इसमें एक अवधारणा होती है, एक अवगृहीत होती है। अवधारणा में क्या होता है दोस्तों, जो अवधारणा आपका है, अवधारणा में सीधा ये कह रहा है कि जो शब्द रेखा गणित के लिए, मतलब जो शब्द रेखा गणित के लिए उपयोग किया गया है उसे बोलते हैं अवधारणा। और अपग्रीत के लिए होता है कि अपग्रीत ऐसे शब्द हैं जो मतलब सभी के लिए उपयोग किया जाए, मतलब अंक गणित भी हो जाए उसमें रेखा गणित हो जाए, उसी को क्या बोल देते हैं, अवग्रीत बोलते हैं। अब अपग्रीत और अवधारणा को अलग करने के लिए कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को लिख लीजिए आप लोग। अवग्रीत क्या होता है, देखो मैं 1-2-4 बता दे रहा हूं दोस्तों। अवग्रीत, पहले लिखो अवधारणा। दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि अवधारणा क्या होते हैं। अवधारणा में क्या होता है, जिसमें केवल रेखा गणित की चर्चा हो। रेखा गणित की चर्चा हो उसे अवधारणा कहते हैं। उसे अवधारणा कहते हैं। अपग्रीत में क्या है दोस्तों, अपग्रीत को समझने के लिए, अपग्रीत के लिए क्या, इसमें देखो जिसकी ज्यामितीय, मतलब रेखा ज्यामिति की चर्चा कहां हो, जहां पे रेखा गणित हो गया, या जिसमें केवल ज्यामितीय की चर्चा हो। क्या हो, ज्यामिति की चर्चा हो, ज्यामिति की चर्चा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अवधारणा बोलते हैं। अपग्रीत को समझने के लिए दोस्तों, अपग्रीत में कुछ पॉइंट ऐसे देखो क्या है कि अगर दोस्तों हम 2 और 2 क्या कर रहे हैं, 4 को, अवधारणा को, अपग्रीत को मैं समझा रहा हूं, ये है अवधारणा। अपग्रीत में क्या है, देखो अपग्रीत, अपग्रीत इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लिया जाए, अपग्रीत का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए 4 और 4 कितने हो रहे हैं, 8। अगर 4 को मैं बराबर कर रहा हूं कि मैं कह दे रहा हूं बेटा कि 4 इक्वल टू 4, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को जो मान को जोड़ोगे वो भी क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों के बराबर होगा। उसमें कुछ अपग्रीत में कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आप लोग लिख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें क्या है
कह रहा है कि वह वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो तो दूसरा वस्तु भी क्या हो जाएगा, उसके बराबर ही होता है। अब देखो इसमें अगर चार चार के बराबर है तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर ही होंगे। यही चीजें बोल रहे हैं। इन दो अपग्रीत में भी कुछ पॉइंटें हैं, उनको लिख लीजिए दोस्तों। इसमें ये जानो, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि अवधारणा कहाँ प्रयोग करेंगे, अपग्रीत कहाँ प्रयोग करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी होना जरूरी है दोस्तों इसको पढ़ने के लिए। इसमें क्या है, पहला पॉइंट है कि वह वस्तुएं, पहला है वह वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं हो एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। ओके दोस्तों। इससे दूसरा क्या है, यदि दो बराबर, यदि यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। अब दोस्तों बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, अब चार को चार में जोड़ा जाए, फिर चार को चार में जोड़ा जाए तो वो बराबर ही तो प्राप्त होंगे। फिर कह रहा है यदि दो बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या हो जाएगा, बराबर ही आएगा। वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के भी बराबर होते हैं। दोस्तों एक वर्ड इसमें आया है जो संपाती होते हैं। संपाती का मतलब ये हुआ दोस्तों, इस वर्ड से सारे लोग परिचित हो जाओ। मान लिया जाए आप कोई चीज प्रूव कर रहे हैं, कोई भी चीज प्रूव कर रहे हैं, उसको बोल दिया है कि ये दूसरे एक दूसरे के संपाती हैं, तो एक दूसरे के संपाती इसका मतलब क्या है, बराबर है। अब मान लिया जाए ए डे सी बराबर ए और सी आ रहा है, कहीं मान लिया जाए ये आ रहा है, या मान लो आप इसको ये ना समझो दोस्तों, तो मान लिया जाए कि ए बी बराबर, ए बी बोल दे, ए बी बी सी के संपाती है। क्या है, बी सी के, जो ए बी है बी सी के संपाती है, संपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है वो बी सी के क्या है, बराबर है। संपाती का मतलब यही होगा दोस्तों कि ए बी बी सी के क्या है, बराबर है। ये चीज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद पूर्ण अपने भाग में बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब तुम दोस्तों कि अगर चार है, अगर चार प्लस चार इक्वल टू आठ आ गया, इसे बोलेंगे पूर्ण आ गया। कितना आ गया, पूर्ण। तो ये जो आठ है अपने किसी एक भाग से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। वही चीज बोल रहा है कि ये जो चार है ये आठ से क्या है, बड़ा ही है। आप इसको एक बार लिख लीजिए दोस्तों सभी लोग। मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ, इसमें कुछ अवधारणाएं हैं उनको लिखना जरूरी है अपग्रीत को। ओके। अपग्रीत, इसमें क्या दोस्तों, अपग्रीत में कुछ उपयोग इसके लिखे, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख ही लीजिए दोस्तों। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है वही वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती, एक ही एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो, बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। इसमें वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती। दोस्तों अब मुझे बताओ, इसका उदाहरण अगर लिखेंगे आप, उदाहरण मान लिया जाए ए बी बराबर है किसके, बीसी के। माना ए बी बराबर है किसके, बीसी के। तो आप ये भी तो लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो कि बीसी जो बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। यही चीज ये बोल रहा है दोस्तों। कह रहा है एक वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ए बी अगर बराबर है बीसी के, तो आप बीसी बराबर क्या लिख सकते हो, ए बी भी तो लिख सकते हो। यही चीज जो अवधारणा अपग्रीत प्रथम है ये बोल रहा है दोस्तों। ओके। दूसरा क्या है, इसमें दूसरा क्या दोस्तों, यदि दो बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। कह रहा है दोस्तों यदि दो बराबर को यदि दो बराबर को बराबर में जोड़ा, बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी
बराबर होगा। ओके, इसका मतलब ये दो बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। अब देखो दोस्तों, दो बराबर को बराबर में जोड़ा जाए, अब सोचो सर, दो बराबर अगर कोई चीज है, कोई भी दो बराबर चीज है तो बराबर पूर्ण भी क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि मान लिया जाए कोई चीज जोड़ा जा रहा है, मानो जोड़ा जा रहा है ए बी, कितना, ए बी, ए बी और प्लस बी सी। तो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या हो जाएगा, वो जो पूर्ण भी जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी चीज को जो, माना कोई रेखा है, आप रेखा सही समझिए दोस्तों, अगर कोई रेखा है, इसको मान ले कह रहे हैं ए और इसका मध्य बिंदु बेटा ये क्या है, सी, और इसका क्या है, बी। अब इसमें हम आपसे बोल दें कि ए सी बराबर सी बी इक्वल टू ए बी है, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो ए सी का भाग बराबर था और इसका भी भाग क्या हुआ, बराबर हुआ, और जुड़ेगा भी तो दोनों क्या जुड़ेंगे, पूर्ण ही रूप से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसी को बोला जा रहा है कि अगर ए सी प्लस सी बी बराबर किसके है, ए बी के, तो ये क्या, इसका मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि जो जितना भाग इसका है उतना भाग इसका है, तभी तो दोनों मिलके ए बी बने। तो जो ए बी बन रहा है उसमें ए सी का और सी बी का दोनों का भाग क्या हो जाएगा, दोनों का भाग जो है वो बराबर ही है। ये नहीं कि ए सी का ज्यादा हो गया सी बी का ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहा है कि यदि दो बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। ओके, उसमें बराबर की हिस्सेदारी उसमें भी होगी। ओके, इसमें जो तीसरा अपग्रीत है उसको आप देखते हैं हम, इसको लिख लीजिए दोस्तों, तीसरे को देख रहा हूं मैं। दोस्तों इस यूक्लिड की परिचय में इसको जानने का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं जाने तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, आगे चल के जो चैप्टर होंगे उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट हम लिख, तीसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि यदि किसी में, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है यदि बराबर में बराबर, यदि बराबरों में बराबर जो, तो यदि बराबर में बराबर घटाया जाए तो शेषफल भी क्या हो जाएगा, बराबर ही प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, इसको भी लिख लीजिए आप, जब बराबर में बराबर घटाया जाए शेषफल भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। शेषफल भी बराबर होगा। ओके, इसमें चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वही वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है, वही वस्तु जो एक दूसरे के संपाती हो, संपाती हो, एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। दोस्तों जो ये पॉइंट लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट है, वही वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हो, एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लीजिए आप। इसमें चौथा पांचवा क्या है, अपने पूर्ण भाग से बड़ा होता है। इसमें जो पूर्ण होता है, जो पूर्ण पूर्ण जो पूर्ण होता है अपने भाग से बड़ा होता है। इसमें क्या है दोस्तों, जो पूर्ण होता है अपने भाग से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मान लिया कोई आकृति है, ये आकृति बना दिया हम। अब तुम मुझे बताओ, जो इसका उदाहरण दे रहा है, उदाहरण भी दे रहा हूं इसका, जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका अगर मैं एक खंड इतना ले रहा हूं, इतना मैं भाग ले लिया, तो इसका एक भाग ही तो हुआ, ये एक पार्ट ही तो हुआ दोस्तों। अब ये कह रहा है कि इसका जो पूर्ण है, ये टोटल जो जो आपको ये दिख रहा है, उसका एक पूर्ण, ये भाग, तो ये पूर्ण तो हमेशा अपने भाग से बड़ा ही होगा, होगा ना दोस्तों। अगर मैं इतना भाग निकाल, इतना अगर इतना मैं भाग काट के निकाल दे रहा हूं बाहर, क्या किया, भाग काट को मैं बाहर निकाल दिया,
निकालने के बाद जो मेरे पास ये एरिया बचेगा, ये एरिया, तो ये इससे क्या हो जाएगा, बड़ा ही तो होगा। वही चीज कह रहा है कि जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, अब इसमें क्या है, एक लास्ट पॉइंट बताया, उसको भी ले लीजिए दोस्तों आप लोग। क्या दोस्तों, अब गृहीत में जो पांचवा छठा पॉइंट है वो कह रहा है एक ही वस्तु के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक कोई वस्तु है दोस्तों, यदि उसके दोगुने है तो आपस में क्या है, बराबर। एक वस्तु के दोगुने आपस में बराबर होते हैं। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, एक वस्तु के दोगुने आपस में बराबर होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखो इसका एग्जाम्पल अगर दोगे आप, कह रहा है एक वस्तु के दो गुने आपस में बराबर होते हैं। एक वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, ये कह रहा है, मान लिया जाए आपसे बोले कि दो टॉफियों का दाम, दो टॉफी का दाम चार आम से क्या है, अधिक है, दो गुना है। अब इसमें देखो, या लिखो एक कलम का दाम, एक कलम का मूल्य दो कॉपी के मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये बोला दोस्तों, कह रहा एक कलम है, एक कलम जो बराबर है दो कॉपी के, मतलब दो गुणे कॉपी के। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब ये है, जो एक कलम है, एक कलम का जो मूल्य है वो दो कॉपी के मूल्य के बराबर है। ओके, अगर अब इसको इस तरह लिखो, दो कॉपी का मूल्य एक कलम के बराबर है। इसका मतलब अगर इसका 10 रुपए है तो एक एक कॉपी का मूल्य कितने हैं, 5-5 रुपए है। वही यही चीज कह रहा है। अब इसमें दूसरा पॉइंट कह रहा है एक ही वस्तु के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होती है। अब कोई वस्तु ये दोस्तों आधा है तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। देखो इसमें क्या है, अगर मान लिया सातवां क्या है, एक वस्तु के आधे, एक वस्तु के आधे आधे आपस में या परस्पर बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हो दोस्तों, अगर माना हम कि बोल दें एक कलम का दाम या एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कॉपी के आधे कॉपी के मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आधे कॉपी मतलब कॉपी बटे दो, क्या हो गया, आधा हो गया। तो अगर ये इस तरह है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ जो कलम का मूल्य है वो कॉपी का मूल्य जो है कलम की कितना है, दोगुना है। कितना है, दो गुना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर एक कलम बराबर हो जाएगा कॉपी अपान टू, तो कॉपी इक्वल टू हो जाएगा दो कलम। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। मतलब कॉपी अपान टू इक्वल टू एक कलम भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आपका क्या है, अवगृहित है। अवगृहित इसको भी जानना थोड़ा जरूरी है। ओके, यूक्लिड का परिचय में, यूक्लिड परिचय में कुछ अवधारणाएं, उन अवधारणाओं को भी जानना जरूरी है दोस्तों। इसके पहले कुछ परिभाषिक शब्द हैं, उसको भी जानो आप लोग। इसको लिखने के बाद कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को भी जानो। ओके दोस्तों, आइए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद मैं पॉइंट को बता रहा हूं। अब दोस्तों क्या है, इसमें जो पॉइंट है उस पॉइंट को जानो। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का मूल बिंदु है, उसको भी जानना बहुत जरूरी। अब क्या है परिभाषा में बिंदु, इसमें लिखो मुख्य परिभाषाएं कुछ। पहला क्या है दोस्तों, बिंदु। बिंदु को आप क्या लिख सकते हो, बिंदु ऐसा है जिसकी ना कोई लंबाई होती है। बिंदु ऐसे तो रख दो दोस्तों, ये क्या है,
एक बिंदु ये। अब इसको बिंदु का मतलब ये भी कुछ बड़ा हो गया दोस्तों। बिंदु का मतलब ये हो गया जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ना हो, जिसका कोई भी भाग, वह बिंदु, एक बिंदु वह है जिसका कोई भी भाग ना हो। अब इसमें क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी ना हो, एक डाट के रूप में रख दिया जाए, वही क्या होता है दोस्तों, बिंदु होता है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब बिंदु को आप क्या लिख सकते हैं, जिसका कोई भाग ना हो, मतलब जिसका कोई भाग ही ना हो, केवल डाट के रूप में थोड़ा सा बिंदु रख देता है, माइक्रो में रखा जाए। अब तुम सोचो जैसे कोई भी पाउडर है, पाउडर का एक टुकड़ा उठा के रख दो, वो क्या हो जाएगा, एक टुकड़ा भी निकल के आएगा तो किसके रूप में हो जाएगा, बिंदु के रूप में। तो इसको आप सीधा लिख सकते हो, जिसका कोई भाग ना हो, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, ओके, ये क्या हो जाता है, बिंदु। जिसका, इसको लिख सकते हो, जिसका कोई भाग, जिसका कोई भाग ना हो, अर्थात जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, उसे क्या बोलते हैं, जिसका कोई भाग ना हो उसे क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट डाल दो दोस्तों, ये एक बिंदु हो गया। इसके बाद रेखा। अब रेखा क्या होती है, मैं रेखा भी बता दे रहा हूं दोस्तों। रेखा, रेखा में क्या होता है दोस्तों, कोई रेखा का मतलब क्या हुआ कि उसको लंबाई चौड़ाई मतलब हो, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत माइक्रो, बहुत कम में हो, ओके। तो वो रेखा जिसकी लंबाई चौड़ाई, इसमें लिखो, एक रेखा जो होती है, ये रेखा किसे बोलते हैं, रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसमें जो ये रेखा हम खींच रहे हैं, ये रेखा ही है, ओके। ये रेखा आपको दिखी जा रही है। अब इस रेखा में कुछ रखेंगे तो कुछ तो चौड़ाई होगा, लेकिन बेटा ये कह रहा है चौड़ाई रहित, मतलब चौड़ाई बिल्कुल हो ही ना, बिल्कुल बहुत कम में हो, माइक्रो में, एमएम में आप खींचे, 1 mm 2 mm, जिसकी मतलब चौड़ाई बिल्कुल ना नापी जा सके, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं क्या दोस्तों, है रेखा। और रेखा ऐसा होता है जिसकी अनंत लंबाई तक हम इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आ रहा है, इसमें एक जो पॉइंट है उस पॉइंट को देखो दोस्तों। इसमें तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, कह रहा है कि कोई अगर रेखा है, यदि रेखा है, तीसरा है, रेखा के सिरों पर अंत बिंदु, रेखा के सिरों पर बिंदु होता है, बिंदु होता। आपको भी पता होगा दोस्तों, अगर ऐसे कोई रेखा हम खींचते जा रहे हैं तो लास्ट में यहाँ क्या हो रहा है, एक बिंदु और दो बिंदु क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो वही कह रहा है, रेखा के सिरों पर क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। दोस्तों आप लोग इसको लिख लीजिए। मिटाया दोस्तों। अब इसमें एक जो चौथा पॉइंट है, मुझे बताओ दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो चौथे पॉइंट में यह है कि जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट ये कह रहा है, देखो चौथा पॉइंट में क्या है, जो चौथा पॉइंट बोल रहा है वो ये कह रहा है, चौथा पॉइंट है, कह रहा है एक सीधी रेखा, जो अब देखो दोस्तों, अगर मैं बहुत सारे बिंदुओं को ऐसे ऐसे मिला मिला के ऐसे सटा सटा के रख दूं, सटा सटा के रख दूं, तो ये क्या हो रहा है, एक रेखा का निर्माण कर देता है, एक रेखा का निर्माण कर दे रहा है। तो वही कह रहे हैं, ये चौथा पॉइंट जो है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं के बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित रहती है। अब देखो इसमें, इसको लिखो फिर मैं समझाओ, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा जो स्वयं के बिंदुओं के साथ, जो स्वयं के बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है।
ओके। स्वयं की रेखा जो सपाट रूप में क्या होती है, स्थित होती है। क्या होती है, स्थित होती है। उन्हें क्या बोलते हैं हम, सीधी। जितनी भी सीधी, इसको जानो दोस्तों, जितनी भी सीधी रेखाएं होती है पॉइंट 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 में रखी क्या हो जाती है, एक अभिहित, एक बिंदुओं से के साथ ही सपाट रूप में स्थित होती है। इसमें अब दोस्तों यह होता है कि पृष्ठ क्या होता है। देखो पृष्ठ, पृष्ठ। अब मुझे बताओ, मैं एक कागज ले रहा हूं, कोई कागज ये ले रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं दोस्तों पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब होता है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो। जिसकी क्या हो, केवल लंबाई और चौड़ाई हो। जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसे हम क्या बोल देते हैं, पृष्ठ। पृष्ठ ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है दोस्तों, व्हाइट बोर्ड, इसकी केवल लंबाई चौड़ाई लिया जाए, इसकी जो भी मोटाई है उसको छोड़ दिया जाए, तो ये आपको जो ये छूरे ऊपर वाला भाग, ये क्या है, ये सब पृष्ठ है। क्या है, पृष्ठ है। ओके। इसमें जो छठवां है ये भी सही है दोस्तों। छठवां कह रहा है कि पृष्ठ के किनारों पर रेखा ही होता है। देखो आप पृष्ठ बनाए दोस्तों, ये पृष्ठ, इसकी मैं मान रहा हूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई केवल आप देख रहे हैं, इसकी कोई भी ऊंचाई मोटाई नहीं है। तो इसकी जो किनारे, ये कह रहा है जो पृष्ठ का किनारे होते हैं वो रेखा ही है। क्यों नहीं है दोस्तों, ये यहां से रेखा, ये यहां से रेखा, ये यहां से रेखा, और ये यहां से रेखा। तो और जो रेखाओं का अंत होता है उस पे क्या होते हैं, बिंदु होता है। रेखाओं के अंक, रेखाओं के सिरों मतलब अंत में क्या होता है, बिंदु होते हैं। और जो पृष्ठ होते हैं उनके चारों तरफ क्या होती है, रेखाएं होती हैं। ये चीज बोल रहा है दोस्तों। और सातवां क्या है, अब इसमें क्या दोस्तों, अब इसमें फिर जिस तरह हमने ये बताया था कि जो रेखा होती है वो बिंदुओं की स्थिति में सपाट रूप में, मतलब बिंदुओं से मिल मिल के क्या होती है, आपका बन जाता है क्या, रेखा। उसी तरह ये जो है दोस्तों पृष्ठ जो है, एक समतल पृष्ठ क्या है, रेखाओं पर बनी होती है, मतलब रेखा पर ही बने होते हैं दोस्तों। अब देखो एक समतल पृष्ठ रेखा पे नहीं बन रहा है, एक रेखा यहां से आके यहां से, यहां से आके यहां से क्या हो गया, मिल गया। तो ये क्या है, ये जो रेखा है वो बिंदुओं का समूह है, जो सपाट या पृष्ठ है, जो पृष्ठ है वो रेखाओं का क्या है, समूह है। तो इसे क्या बोल देते हैं दोस्तों, हम पृष्ठ बोल देते हैं। ओके, आप लोग इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद क्या, इन इन सब चीजों को जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद क्या है, आइए हम पढ़ रहे हैं क्या, अब कुछ अवधारणाएं हैं और कुछ अवधि हैं। ओके, उसको मैं देख रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इसमें अवधारणा क्या है दोस्तों, पहला अवधारणा क्या है उसको भी जानना जरूरी है, और उसको मैं समझा समझा के चलूंगा। ओके, अवधारणा एक जो है, ओके, इसके पहले मैं अवधारणा बता चुका हूं कि अवधारणाओं का दोस्त प्रयोग हम ओनली वन किसमें करेंगे, अवधारणाओं का जो प्रयोग होगा उसका हम प्रयोग करेंगे ज्यामितीय रूप में। ओके, अवधारणा इसमें क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्यों दोस्तों, कह रहा है एक बिंदु खींची जा सकती है, सकती है मतलब कंफर्म नहीं कर रहा है कि खींची जा सकती है, लेकिन आप इसको जानो, एक बिंदु से, इसको मैं समझा रहा हूं, दो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों वो ये नहीं कह रहा है कि एक बिंदु से दो बिंदुओं तक एक सीधी रेखा मतलब बिल्कुल खींच ही दो, ये नहीं, खींची जा सकती है।
मतलब कह रहा है कि दोस्तों अगर एक बिंदु दो बिंदु अगर आमने सामने बिल्कुल बराबर है तो इनके क्या है, एक सीधी रेखा खींचा है। लेकिन तुम सोचो दोस्तों, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मतलब दूर खड्डा बुड्ढा है, तो उसको क्या ऐसे करके ऐसे मिला दो, तब भी एक बिंदु से दो बिंदु क्या होगी। तो वही कह रहा है, पहला धारणा क्या कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कंफर्म नहीं है कि खींची जाए। ओके, ये अवधारणा फर्स्ट है दोस्तों, इसको याद रखना जरूरी है। ओके, ये सब समझ लो, ये सब समझ लो, जिस तरह आप फर्स्ट में पढ़ते थे उसी तरह ये क्या है दोस्तों, ये भी फर्स्ट में है, लेकिन इसका क्या है कि ये सूत्र के हिसाब से है, ये समझ लो सूत्र ही है। जिस तरह फर्स्ट में आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह रेखा गणित में अब अवधारणा को पढ़ना जरूरी है। ओके दोस्तों, इसमें दूसरा क्या है, इसमें दूसरा है दोस्तों अवधारणा सेकंड जो है, ये अवधारणा सेकंड है, मैं केवल सेकंड लिख दे रहा हूं। ओके, सेकंड में क्या है दोस्तों, कह रहा है किसी एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ओके, इसको भी लिख लो आप, एक शांत रेखा को, शांत रेखा में बता रहा हूं, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ओके दोस्तों, एक इसमें देखो, अगर कोई एक रेखा है दोस्तों, शांत रेखा का मतलब हुआ कि इधर की तरफ क्या है, रेखा है, इसको आप अनिश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते, केवल किसको, शांत रेखा को। एक किरण होता है, रेखाखंड होता है, और एक रेखा होती है, तो ये शांत है, ये इसको बोलेंगे रेखा। जो इस तरह एरो होते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं रेखा। और जिसकी दूरी निश्चित हो जाती है, मान लिया ये बिंदु हो गया ए और बी, ये हो जाए रेखाखंड। और एक होता है किरण, जिसको एक अस्थाई कर दे और दूसरा अस्थाई ना करे, वो क्या जाता है, किरण। ओके, ये तीन चीजें हैं। और इसमें फिर क्या है, फिर दिया है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। ओके, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ओके, ये तो जरूरी दोस्तों, इसको बता दूं। अवधारणा नंबर थर्ड जो है, ये लिखो दोस्तों, अवधारणा नंबर थर्ड। ये जो अवधारणा थर्ड है, ये कह रहा है कि किसी को केंद्र मानकर और एक त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। जरूरी है दोस्तों, किसी को केंद्र मानकर, किसी को केंद्र मानकर एक त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है, एक त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती। दोस्तों क्या है, आप मुझे सोचो, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में जो तीलियां लगी होती हैं वो एक ही त्रिज्या, मतलब सभी तीलियां क्या होती है, आपस में दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए उससे क्या होता है, एक, अब तुम सोचो उसी में बोलो नहीं मैं 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या रखूंगा, एक 6 सेंटीमीटर रखूंगा और एक ही वृत्त बनाऊंगा, कहां बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, तो अलग अलग बन जाएंगे। तो ये वही कह रहा है दोस्तों, कह रहा केवल एक को केंद्र मानकर एक त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है, दो वृत्त नहीं, दो त्रिज्या हो गई, दो वृत्त हो गए। तो इसमें ये पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद क्या है, चौथा है, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। दोस्तों मैं फिर बोल दे रहा हूं, जो ये समकोण है, न्यून कोण है, ये सब कोण क्या होते हैं, इसको जब हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे इसमें, तो उस अध्याय को जो आप रेखा और कोण पढ़ेंगे, इसके बाद रेखा और कोण है, रेखा और कोण में सभी कोण और सभी भुजाओं, सभी त्रिभुज और सभी जितने भी कोण है, इन सबका चर्चा होगा। उसके पहले दोस्तों ये जो चल रहा है ना, इसको आप लोग जाने, ये जरूरी है। अब धारणा 4 है, कह रहा है सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों कोण, जब कोण कोण है तो कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर ही होते हैं। तो सभी सभी समकोण, सभी समकोण, ये समकोण क्या होता है, अगर आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ेंगे तो जानते होंगे, इसका एक कोण 90 अंश का, उसे क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं।
अब कोण की चर्चा मैं रेखा और कोण में करूंगा। ओके, सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें जो पांचवा है दोस्तों, पांचवा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दो समांतर रेखाओं पे एक तीसरी रेखा डाली जाए। ये कह रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर एक समकोण से कम हो, तो वही सीधी रेखाएं अनिश्चित दूर तक बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलता है जिस ओर शेष दो समकोण से कम होता है। इसका मतलब ये दोस्तों, इसको आप लिखो। इसके बाद इसका जो पॉइंट है, पांचवा अवधारणा है, उसको मैं बता रहा हूं। पांचवी अवधारणा क्या है दोस्तों, मैं मिटा दूं इसको। पांचवी अवधारणा का मतलब ये दोस्तों, एक रेखा, ये कह रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं, दो रेखा है, उस रेखा पे कोई तीसरी रेखा के गिर जाए। मान लो इसको L मान लो, इसको M मान लो, और ये मान लो क्या है, कुछ मान लो A मान लो और B मान लो। कह रहा है ये जो रेखाएं दोस्तों, इन दो रेखाओं में एक तीसरी रेखा अगर गिर जाए, गिरने के बाद जो इनके अंतःकोण होते हैं, ये कोण और ये कोण, माना इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, ये कोण है। क्या है, कोण। ये दोनों कोण जब मिलते हैं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, दो समकोणों से कम हो। मतलब दो समकोण मतलब एक कोण 90 अंश, तो एक 90 अंश, तो दो कोण मिला के कितने हो जाएंगे, 180 अंश। कह रहा है 180 अंश से कम हो जाए तो ये दोनों रेखाएं जहां जहां जितनी अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जाएंगी, चाहे जितनी अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जाएंगी, इनके अंदर जो दो समकोण होंगे, वो दो समकोण हमेशा क्या होंगे, दो समकोण से हमेशा कम ही होंगे। ओके, इसे हम बोलेंगे अंतःकोण। इस वाले से, इस फिगर से बेटा परिचित, आप लोगों को जब रेखा और कोण पढ़ाएंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और इसके बारे में केवल इतना ही जान लो, इतना बोल रहा है, इतना ही जानो कि दो समकोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे जितनी अनिश्चित दूरी तक आप इसको बढ़ाएंगे तब भी ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर ही होंगे। इसको आप इतना करने के बाद दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। ओके, ओके दोस्तों, ये यूक्लिड की ज्यामिति परिचय है दोस्तों। इस परिचय को एक बार आप चालू रिवीजन करो। कल जो प्रश्नावली 5.1 है, प्रश्नावली 5.1 का जो बेटा क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन को मैं हल कराऊंगा। आज इतनी जो जानकारी है, इस जानकारी को रखिए। इसके बाद क्या है आगे, अब जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो द्वितीय सेकेंड पार्ट चल रहा है, और सेकेंड पार्ट जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट के बिना नहीं चलने वाला है। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।